नमस्कार, सबों का स्वागत है हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ कर्नल तेज टिप्पू जी हैं, जो कश्मीर के मुद्दों पे एक गहरी समझ रखते हैं और ग्राउंड रियलिटीज को बहुत करीबी से देख चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब कश्मीर इट्स एबॉरिजिनीज एंड देयर एक्सोडस, जो 2013 में रिलीज हुई थी, के जरिए कश्मीर के इतिहास और कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को एक डॉक्यूमेंटेड पर्सपेक्टिव से रखा है। आज हम उनसे बात करेंगे जो रिसेंट स्टेटमेंट श्रीनगर के जो एमपी रहतुल्लाह मेहदी हैं, उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया था, उस पे हम उनसे आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में कर्नल तेज टिप्पू जी का। बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्कार। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। आगा साहब का एक स्टेटमेंट आया है, उस पर शायद बातचीत करनी हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी किताब है जी। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ सर। जी जी। ये किताब जो है ये 2013 में रिलीज हुई थी और इसको लिखने में कई सालों की मेहनत और रिसर्च थी और इसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है कि कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ वो किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है। तो मैं आपके माध्यम से खासकर कश्मीरी यूथ को बताना चाहता हूं कि वो इस किताब को पढ़े। मैंने सुना है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में अभी तक एक भी ऐसी किताब नहीं है जो कश्मीरी पंडितों ने विस्थापन में लिखी है। मेरे ख्याल से 60-70 किताबें लिखी हैं, लेकिन जो मैं लिस्ट देख रहा था कुछ साल पहले, उसमें एक भी ऐसी कोई किताब नहीं है। अगर आप एक ही चीज पढ़ोगे तो आप फिर उसी चीज के ऊपर आपका होल्ड होगा, मतलब आप उसी चीज को सिर्फ पहचानेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने आगा रूहोल्लाह साहब का स्टेटमेंट सुना है, खासकर वो वाला भाग सुना है जहां पर वो हमारे विस्थापन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैंने ये देखा है कि उनका स्टेटमेंट मॉडरेट है, वो बिल्कुल फैनेटिकल नहीं है जो पहले वहां से स्टेटमेंट्स आती थी, लेकिन कुछ चीजों में जरूरी है कि हम अपना रिकॉर्ड स्टेट करें। जी जी। देखो जी, उन्होंने जो बोला है कश्मीर पंडितों के विस्थापन के बारे में, उन्होंने बोला इसमें दो चीजें बोली हैं। एक तो ये बोला है कुछ तो वो गन के कारण निकले और कुछ जगमोहन ने उनको यहां से निकाल दिया, ऐसा उन्होंने बोला है एग्जैक्टली। जी जी जी। पहले मैं इसके विषय में बात करूं। देखिए, और उन्होंने इसका जिम्मा जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की एक इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने कहा बाहर से आई, उसके जरिए हुआ। कुछ चीजों में तो उनसे मैं सहमत हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, कम से कम वो एक पहले एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिशियन है, यंग पॉलिटिशियन है, उनका ब्राइट फ्यूचर है। कम से कम उन्होंने ये तो बोला कि कुछ परसेंटेज तो गन की वजह से भी निकले वहां से निकले। उन्होंने जगमोहन को कम से कम कुछ परसेंटेज के लिए ही जिम्मेदार ठहराया। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जब कहते हैं गन की वजह से गया, उन्होंने इसको क्वालिफाई किया कि जो आइडियोलॉजी आई थी उसने गन को चलाया वहां पर। लेकिन पहला उनका यही कहना था सर, मैं ये बोलना चाहता, पहले उन्होंने यही कहा था कश्मीरियों ने पंडितों को नहीं निकाला। हाँ, पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। हाँ, फिर उन्होंने क्वालिफाई किया कि आधा कुछ गन ने निकाला, कुछ जगमोहन ने निकाला, ऐसा बोला उन्होंने। देखिए, पॉइंट ये है कि आइडियोलॉजी को जमीन के ऊपर उतारने के लिए आपको लोग चाहिए, आपको हथियार चलाने के लिए लोग चाहिए, और गन चलाने के लिए एक ऑर्डिनरी आदमी गन नहीं चला सकता। या तो उसका टोटल ब्रेन वॉश किया जाना चाहिए, या तो उसको उस आइडियोलॉजी के ऊपर टोटल फेथ होनी चाहिए कि वो उसके लिए, उस आइडियोलॉजी के लिए मरने मारने को तैयार है। और कश्मीर में स्थिति यही थी। शायद आगा साहब को ये मालूम नहीं होगा, वो तो यंग आदमी है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन जो हुआ वो
तकरीबन 89 के आसपास टिक्कालाल टपलू 14 सितंबर 89 को उनको गोली से किया गया था। उसके बाद 90 के आखिर में 91 के बिगिनिंग तक तकरीबन वैली खाली हुई थी। इस दौरान वहां कौन सक्रिय था? इस दौरान वहां जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सक्रिय थे जी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में 100% कश्मीरी मुसलमान लड़के थे। क्या यह सच नहीं है 88 के बाद कितने सारे लोग इस्लामिक आइडियोलॉजी जिसके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने उस आइडियोलॉजी ने इनको मोटिवेट करके, यंग लोगों को मोटिवेट करके वो पार नहीं गए जी। वो जो बस स्टैंड में बोलते थे अपोर यपोर, अपोर मतलब गौ पियो के और यपोर गौ कपूर, कपूर अपोर, कपूर अपोर। तो लोग जाते थे, आते थे, वहां से ट्रेनिंग करके आते थे और वो फिर आकर वहां पर उन्होंने कहर मचा दिया। अब उनके जहन में क्या था? एक चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन किन कारणों से हुआ। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी थी, जो पाकिस्तान में जाकर ट्रेन हुए थे, पहले 5-6 बैच जो जेकेएलएफ के कंप्लीट नुमाइंदे थे और कश्मीरी थे, उनको तो सबसे पहले ये ब्रेन वॉश किया गया कि भाई काफिरों के साथ हमारा रहना मुमकिन नहीं है, आप उनको भगाओ, उनको मारो। अब वो सबको तो नहीं मार नहीं सकते थे, वो इसलिए उन्होंने स्पोरेडिक किलिंग करी। और स्पोरेडिक किलिंग का मतलब क्या है? श्रीनगर सिटी में 2-4 को मारा, कुपवारा में 2-4 को मारा, बारामूला में 5-6 को मारा, अनंतनाग में 5-6 को मारा। तो पूरा वैली उसमें इन्वॉल्व हो गया और उसमें कॉमन फोक भी था, सबसे बड़े अफसर भी थे, मिडिल क्लास वर्ग के भी थे, सबसे जाने माने पहचाने वाले चेहरे भी थे और अननोन आदमी भी थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सब काम जो है जेकेएलएफ ने किया और जेकेएलएफ में सिर्फ कश्मीरी यूथ, कश्मीरी मुसलमान ही था। उस टाइम कोई पाकिस्तानी नहीं था। ट्रेनिंग, वेपन्स, फंडिंग सब वहां से आता था, लेकिन हथियार किसने उठाई? कश्मीरी मुसलमानों ने, कश्मीरी यूथ ने। और इस दौरान मैं आपको बताता हूं, मैंने ये इस मेरी किताब में पूरा लिस्ट दिया है। हालांकि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जब सब लोग भाग रहे थे तो कौन पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाता? सबको पड़ी थी अपनी जान बचाने की, कौन एविडेंस कलेक्ट करता? लेकिन तब भी कई सालों से काम चल रहा है। कुछ तो इनमें नाम अभी आ गए हैं कि कौन मरा कौन नहीं मरा, ऐसे करके मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं। ये देखिए 1987, 30 अप्रैल 1987 से लेकर, मैं ये सिर्फ एक पेज इस किताब का पढ़ता हूं, इसमें कई पेजेस आपको दिखाई देंगे। इसमें 465 नाम है, बिल्कुल कहाँ का रहने वाला था, नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, क्या नौकरी करता, सब कुछ है इसमें। मैं आपको सिर्फ पहला पेज ही पढ़ता हूं। पहला नाम है ए कुमार गंजू सतुबर बरसा, स्वामीनाथ के विचारनाथ, पवन कुमार जिंदार मोहला, प्रभावती इसका पता नहीं है कहाँ की थी वो, दीनानाथ राणा इसका भी नहीं पता कहाँ थी, लेकिन डेट दिया है कि इस डेट को इसको मारा गया। टिक्कालाल टपलू, किंकराल मोहल्ला, श्रीनगर। नीलकंठ गंजू 4 अक्टूबर 89। शीला टिक्कू मेरी कजन थी बाय द वे। प्रेमनाथ भट्ट, आरपीएन सिंह, कृष्ण गोपाल, एमएल बाल, बलदेव राज, पीके कोतरू, रमेश कुमार थसू, सतीश कुमार टिक्कू। पृथ्वीनाथ का जो आपको मालूम है, उसकी फेमस पृथ्वीनाथ की एक दुकान होती थी हवा कदल में, ग्रोसरी की, तो वो उसका लड़का था ये। तेज किशन, राजना, रतन लाल और लसाकोल। ठीक है, ये हैं, ये मैं सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ रहा हूँ और मैं इस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, ये मैक्सिमम किलिंग जो है 89, 90 और ये पूरे 2 पेज 90 की किलिंग से भरे हुए, आप देख लीजिए। और इसमें सब कश्मीरी पंडित हैं। अब आप इतने सारे कश्मीरी पंडितों को करोगे और आप फिर बोलोगे उनको गन ने मारा, तो उसका क्या मतलब आप निकालेंगे? गन तो किसने चलाई? आपको वो देखना चाहिए ना, गन क्यों चलाई, किसने चलाई। तो पहला तो ये है, उनका वही बोलना है कि आइडियोलॉजी बाहर से आई, आम कश्मीर के पास बंदूक ही नहीं थी।
देखिए बंदूकें उनको उन्होंने दी जिन्होंने ये शुरू करना था, लेकिन मोटिवेशन तो कश्मीरी अवाम ने खुद करी इनकी। आपको पता है क्या क्या गीत बनाए जा रहे थे, शादियों में क्या गीत गाए जाते थे इनको प्रेज करने के लिए, मेरे पास लिखे हुए हैं सब गीत। तो उनकी उनकी उनको लायनाइज किया जाता था, उनको पैटर्नाइज किया जाता, उनकी तारीफें की जाती थी। आपने देखा होगा वो मुजाहरा जब रूबिया सईद की डॉटर को, रूबिया सईद को जो किडनैप करके उनको छोड़ दिया गया, लाखों लोग आए थे उसको, उनको 5 आदमियों को रिसीव करने के लिए जिनको छोड़ दिया गया। तो हम बोलेंगे कि ये बाहर से आए हुए आइडियल से गन ने मारा, कश्मीरी अवाम इनके साथ था। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, उन्होंने ये बोला कि कश्मीरी अवाम कुछ कर नहीं सकती थी इसमें, लेकिन जब 19 जनवरी को ये मामला हो, 19 जनवरी की रात को हुआ, जब 1200-1300 मस्जिदों से के पुलपिट से वो नारे दिए गए, तो सड़कों पर कौन था? सब कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर थे। उसमें सबसे जूनियर मोस्ट चपरासी भी था, सबसे हाईएस्ट पेड ऑफिसर भी था। ये इट इज आई विटनेस अकाउंट्स। तो ये कहना कि कश्मीरियों को हमने नहीं निकाला, किसी और ने निकाला, एब्सोल्यूट, आई एम सॉरी टू से, आगा साहब को ये यू शुड टेक दिस स्टेटमेंट बैक। आगा साहब हैज अ ब्राइट फ्यूचर, बट द वे ही इज गोइंग, वो उसी में अटक जाएंगे जिस मामले में, जिस आइडियोलॉजी में, जिस फॉल्स नैरेटिव में कश्मीर अभी तक पला रहा है। जी। दूसरा उन्होंने कहा कि जगमोहन ने निकाला। ये जो जगमोहन थ्योरी है ना, आई एम सॉरी टू से, ये इंडिया ने आगे चलाई। कश्मीरी मुस्लिम शायद इस थ्योरी को आगे नहीं चलाता, लेकिन ये इंडिया में जो हुकूमत करने वाले थे वो सब लेफ्टिस्ट थे, सेक्युलरिस्ट थे, और उन्होंने इनको समझाया कि आप ये बोलो कि जगमोहन ने भगाया, बिकॉज इससे क्या होगा, एक तो उनका अपना जो पॉलिटिकल फाइट है अगेंस्ट आरएसएस वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, और दूसरा दे विल गेट रिड ऑफ जगमोहन, जो वो सोचते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, जबकि वो नहीं था। सर सेम वे जैसे भगवा आतंकवाद का जो एक वर्ड उन्होंने क्रिएट किया, सेम वे जगमोहन को उन्होंने टारगेट किया, ऐसा मानना आपका? हाँ, भगवा आतंकवाद तो बाद की बात है, जगमोहन तो एक वो फॉल गाय बन गया ना, स्केपगोट बन गया, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म को किसी न किसी तरीके से बचाना था। और सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। वीपी सिंह के टाइम में उनका गठजोड़ शिवसेना के साथ भी था, वो बातचीत चल रही थी, उनके बाल ठाकरे साहब जिंदा थे उस वक्त, तो उसमें शायद अरुण जेटली मध्यस्थता कर रहा था। तो एक दिन उसी दौरान वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने हिंदू के अगेंस्ट कोई बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, खासकर बाल ठाकरे के शिवसेना के बारे में। तो जेटली ने, अरुण जेटली का स्टेटमेंट ये, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हो, आपने क्यों ये स्टेटमेंट दिया, आपने मामला गड़बड़ कर दिया। उन्होंने, वीपी सिंह ने जवाब दिया, सेक्युलर पॉलिटिक्स तब तक सफल हो सकती है इंडिया में जब तक आप हिंदुओं को दिन में कम से कम एक बार गाली न दो। तो ये प्रचलन जो था गाली देने का, तो यही का कि आप जगमोहन को बनाओ, हम सेक्युलरिज्म को बचाते रहेंगे। मीडिया वाज गैग्ड, और कश्मीरी पंडित तो एक्सपेंडेबल है, 3-4 लाख लोग हैं, भाग जाएंगे। आपने वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वहां से निकाला। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला तो लोग फुटपाथ पर क्यों पड़े रहे 2-2, 3-3 दिन? लोग एक सांपों के स्वैम्प में क्यों गए रहने के लिए? टेंट तक नहीं था। स्कूल क्यों नहीं बनाए गए उनके? ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना, ये तो कोई झूठ तो है नहीं, दुनिया भर से आए। ये अलग बात है मीडिया ने उसको उछाला नहीं, क्योंकि मीडिया का अपने कंपल्शन है। गवर्नमेंट में तो जो रूल कर रहे थे उसमें तो मुफ्ती सईद वाज होम मिनिस्टर, तो वो क्यों इस बात को आगे बढ़ने देते? क्या एक भी इंस्ट्रूमेंट सरकार के पास नहीं था जो इस विस्थापन को रोक सकता था? सब थे, लेकिन उनको सबवर्ट किया गया था। तो ये उनका स्टेटमेंट कहना ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जब तक कश्मीर में लीडर लोग ये पहल नहीं करेंगे बोलने के लिए कि भाई हमने निकाल दिया उनको, तब तक कश्मीरी पंडित के अंदर कोई भरोसा पैदा ही नहीं होगा कि हम वापस जा सकेंगे। तो ये पहले सवाल था।
जी, जी। इसके अलावा सर इन्होंने एक बात ये भी बताई, और जो आम तौर पर आम मुसलमान भी बोलता है कि मुसलमान ज़्यादा मारे गए, पंडित कम मारे गए, पंडितों से ज़्यादा मुसलमान ज़्यादा मारे गए। ये इन्होंने भी कहा, और जनता भी, जो कश्मीर के बहुत सारे लीडर हैं, वो ये नैरेटिव है उनका। जब हम बात करते हैं, हमारे साथ ऐसा बोला, आपके साथ क्या हुआ? हम तो ज़्यादा मारे गए। क्या कहेंगे आप सर इसके बारे में? देखिए विजय जी, ऐसा है, जो वहां मरना किसको था वहां पर, जब ये JKLF वाला आए ना, मरना किसको था वहां पर, कौन टारगेट पे था? एक काफिर हिंदू, दूसरा काफिर और नेशनलिस्ट इंडियन। तो कश्मीरी पंडित को तो दोनों लागू होते थे। उसके अलावा वो लोग जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते थे, और तीसरा वो जो इनकी, वो नेशनलिस्ट हो या ना हो, मुस्लिम हो ना हो, लेकिन जो इनकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते थे, ये तीन लोग टारगेट थे। जी, जी, तो कश्मीरी पंडित जहां तक मारा गया तो उसका तो है ही, उसको तो मरना था ही, बिकॉज वो दे वर नेशनलिस्ट, और वो हिंदू था, वो तो काफिर था ही, वो तो बिल्कुल क्लियर था। अब मुसलमानों में से JKLF वालों ने काफी मुसलमानों को मारा, और मैं आपको नाम पढ़ता हूं। सबसे पहला मुसलमान जो था, मोहम्मद यूसुफ हलवाई। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता था। मैं आपको अब लिस्ट गिनाता हूं, अब सुनिए कि कौन कौन में, ये आधा ही है। मौलाना मसूदी, सुना होगा, शेख उबला का राइट हैंड मैन था एक टाइम में। मौलवी फारूक, मीर मुस्तफा, पीर हसामुद्दीन बांडे, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार रंजूर, मोहम्मद शाहबान, अलसफा का एडिटर, प्रोफेसर मुशीर उल हक, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, अब्दुल गनी उसका PA, मोहम्मद दीन बांडे, वो जो 65 में जिसने मिलिटेंट्स के बारे में, जहादियों के बारे में खबर दी थी, जी। अंजुमन मीर राजा, मौलवी शौकत अहमद शाह, सलाफी हेड सेक्ट, सलाफियों का सेक्ट का हेड था, अब्दुल मजीद डार, हिजबुल मुजाहिदीन का, जो पाकिस्तान से वापस आया, मास्टर एहसान डार, काजी निसार अहमद, एडवोकेट सुल्तान भट्ट, अब्दुल गनी लोन, गुलाम कादिर वानी, मोहम्मद यूसुफ हलवाई, शमीमा परवेज ब्यूल, रहमान त्रम्बू, शफी सौदागर, खालिद पचन, अल्ताफ बुखारी, मजीद हैदरी। कई मैं आपको मुस्लिम नाम गिना, और ये कौन 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 मुसलमान है? ये वो मुसलमान है, या तो वो नेशनलिस्ट थे, या तो थोड़ा बहुत सेक्युलर थे, जेन्युइन सेक्युलर, या वो इनकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते थे। और ऐसे कई सारे लिस्ट है, कई सारे लिस्ट है। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूं, जो मुसलमानों को इन्होंने मारा, वो मुसलमान थे जो इनकी आइडियोलॉजी से और जो इनके माप तोल पर खरा नहीं उतरते थे। तो मैंने नाम भी गिना दिया, कई और नाम भी है। 2020 में भी यू पंडित को मारा जामा मस्जिद के बाहर, DSP को, कई ऐसे। तो वो मुसलमान मारे गए जो इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, या जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते थे, वो मुसलमान मारे गए। दूसरे मुसलमान कौन मारे गए? जो मिलिटेंट के हाथों मारे गए, क्योंकि कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं है वो पाकिस्तान के बारे में या मिलिटेंट के बारे में बातचीत। अगर किसी ने मुंह खोला तो वो अब्दुल गनी लोन का हाल उनका हो जाएगा, मौलवी फारूक का हाल हो जाएगा। आप पता चल रहा किसने उसको मारा, क्यों मारा। तो वो डर रहे हैं, डर के मारे वो बातचीत नहीं कर सकते इसके विषय में। तो वो मुस्लिम में मारे गए, क्रॉस फायरिंग में काफी सारे मुस्लिम मारे गए। अब इंसर्जेंसी जहां भी होती है, आप याद रख लीजिए, इंसर्जेंसी माली में हो, वियतनाम में हो, श्रीलंका में LTT की हो, जहां पर भी इंसर्जेंसी होती है, लोकल अनआर्म्ड आदमी तो पहला उसका शिकार हो जाता है। और आप समंदर के अंदर बॉम्ब लगाओगे तो मछलियां तो मरेगी ना। कश्मीर पंडित तो भाग गया था, वो जितनों ने मरना था वो तो मर गया, बाद में भी जो वापस आना चाहते थे। अब 2020 में के बाद जो भी हत्याएं हुई, वो भी तो बेचारे वापस जा रहे थे PM पैकेज, उनको भी मार दिया। तो पॉइंट ये है, जो कश्मीरी मुस्लिम वहां पर मरा वो इन कारणों से मरा। और एक और कारण भी था कि क्या होता है विजय जी, जब किसी के हाथ में हथियार आ जाता है
और एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली सबवर्टेड है और उसको पब्लिक का सपोर्ट है या फॉरेन पावर्स उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, ताकतवर। उसके हाथ में जो हथियार है वो उसकी ताकत है। अब मुश्ताक लटरम है ना, लटरम यही नाम है ना उसका। ऐसे हाँ हाँ हाँ, मुश्ताक, वो क्या था, लटरम का मतलब क्या होता है, कशिपट क्या था थोड़ा, वेगाबॉन्ड। हाँ वेगाबॉन्ड, यस। लटरम मीन वेगाबॉन्ड, दरबदरी दास। हथियार आ हाँ गया, वो कमांडर बन गया फिर। तो पॉइंट ये है, दे आर लॉ इनटू देमसेल्व्स। किसी लड़की पर नजर पड़ गई, उसको लेना जरूरी है। उसका कोई अगर हस्बैंड बॉयफ्रेंड, उसको एलिमिनेट करो। आपसी रंजिश है, उसको मार दो। वो सब मिलिटेंसी में आ जाता है। तो इस वजह से वहां पर मुसलमान मारा गया। एक स्टेटमेंट अभी आया था, जो हमारे ऑनरेबल सीएम है, उन्होंने भी अभी कहीं पर पॉडकास्ट में ये बताया था, कश्मीरी पंडितों की बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मुसलमान हमारा, मेरा जान पहचान का वो जो डॉक्टर था, उनका वो ड्राइवर किसी को लेके आया मिलिटेंट को शाम को, तो आपकी बेटी से निकाह करता है। तो उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और उनको बोला कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करेंगे भाई, मेरी भी इज्जत है समाज में, कल सवेरे निकाह पढ़ते हैं, मौलवी को कल बुलाएंगे, तो रातों रात अपने बच्चों को, परिवार, और अभी तक वो कश्मीर नहीं वापस आया है, वो मुस्लिम था। ये सीएम साहब ने कहा। करेक्ट, शादी के दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आप देखियो, आप अंदाजा लगाइए, एक जो जिहादी, ये तो जेकेएलएफ के टाइम की बात है, जिन्होंने जेकेएलएफ वालों ने मुसलमानों को मारा। तब जब बाद में जेकेएलएफ का जब हजरतबल शाइन के ऊपर जो एक बड़ा जबरदस्त वो सीज हुआ था ना जेकेएलएफ का, उसके बाद उनका खात्मा हो गया। वो भी पाकिस्तान नहीं किया, क्योंकि वो आजादी की बात कर रहे थे, तो उनको पाकिस्तान को आजादी पसंद नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर हिजबुल मुजाहिदीन का क्रिएट किया। फिर आपस में आपसी रंजिश हो गए, जब तक उन्होंने कंप्लीटली जेकेएलएफ को खत्म नहीं किया। फिर अब कुका परे आ गया, उसने देखा ये सब मामला तो गड़बड़, तो पाकिस्तान गदर मचा रहा, उन्होंने उसके ऊपर तो आपसी रंजिश में इंट्रा क्या होता है इंसर्जेंसी में ना, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन भी लड़ाई चलती रहती है, कौन कमांडर बनेगा, कौन नहीं बना, किसने किसकी बात मानी। तो ये कर दिया इनका आपस में ही, इखवान। और वहां पर सिर्फ मुसलमान था, मुस्लिम यूथ था, वो मारे गए। मैं एक और चीज भी बताना चाहता हूं ऐसे आगा साहब से, फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बात कही है, आगा साहब कहते हैं मुसलमान ज्यादा मरे। कश्मीरी पंडितों का क्या हाथ था उसमें? पत्थर भी किसी ने फेंका क्या? कश्मीरी पंडित ने कोई पत्थर भी वापस फेंका? कश्मीरी पंडितों को क्यों सुना रहे हो ये बात? आपने हथियार उठाया, आपने बोला हम जहाज चलाएंगे, हथियारों से हम लड़ेंगे इंडियन आर्मी के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, तो आप मारेंगे उस चक्कर में। अब हर जगह यही होता है, बलूचिस्तान में देख लो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में देखो, जहां पर किसी ने हथियार उठाया एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के बदले, गवर्नमेंट तो लड़ेगी उसके हरकत, तुम्हारे तो जाओगे आप। इसमें बार बार ये कहना, वैसे भी ये तो कॉन्फ्लिक्ट जोन था, वैसे भी आप इंडिया के किसी भी खित्ते में देखिए, कोई गैंगस्टर होता है, उसके हाथ में बंदूक होता है, उसको एनकाउंटर होता है। तो जहां ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, जहां गोलियां, हथियार, बम, धमाके, सुसाइड बम होता होगा, तो वहां क्या हाल होता होगा? आप खुद देखिए, मैंने कंप्लीटली पूरी अपनी जो मिलिट्री सर्विस है वो सब इंसर्जेंसी में गुजारी है तकरीबन, या लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुजारी है। मैंने नागालैंड, मणिपुर, असम, पंजाब, जे.एंड.के, श्रीलंका, सब इंसर्जेंसी यही होता है वहां पर। सर लोग मारे जाते हैं। अपने पाकिस्तान के साथ वार भी तो, उसमें भी तो हाँ, मैं था उस टाइम भी था मैं। और ये पाकिस्तान की फौज जो आज ड्रामा कर रही है ना, हमने देखा कैसे इन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, बेल्ट फेंका, भीख मांगी। मैंने पता नहीं कितनों को बचाया, बांग्लादेशी उनको मारने वाले थे। ये भी अलग से कहानी किसी दिन मैं बताऊंगा। तो पॉइंट ये है, कश्मीरी को बार बार ये सुनाना मुसलमान भी मारेंगे, आपने हथियार उठाया तो आप भी दो चार सिक्योरिटी वालों को मारोगे, वो भी आपको मारेगा, तो मरेगा तो मुसलमान ही, क्योंकि आप ही ने हथियार उठाया। तो आई मीन एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात नहीं कर रहे हो। और खासकर मैं तो आगा रुहोला एज ए यंग मैन, ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर, एंड ऐसे लोग ही वहां पर स्थिति ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनको थोड़ा हिम्मत दिखानी चाहिए, और जो सच्चाई है उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। जी 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 जी। नहीं, उनने आखिर में ये बात भी बताई सर, उस इंटरव्यू में थोड़ा सा उन्होंने ये भी बताया है कि कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी उनको निकालने की, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उनको निकलना पड़ा। ये उनका स्टेटमेंट आया है, इसी इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं।
विजय जी ऐसा है, ये स्टेटमेंट तो इस वक्त आ रहा है जब उन्होंने इंसर्जेंसी की लड़ाई भी हारी। जब पाकिस्तान ने इंसर्जेंसी की लड़ाई, जब उन्होंने 47 48 तो उनकी सक्सेस हो गई, मैं मानता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान ने यूएन के प्रेशर में आकर वो एक्सेप्ट किया। 65 में उनको मार पड़ी, पाकिस्तान कश्मीर लेना चाहते थे, नहीं जीत पाए। 71 में उनको मार पड़ी, करगिल में उनको वापस जाना पड़ा। तो कन्वेंशनली वो लड़ाई नहीं लड़ते थे, फिर उन्होंने ये इंसर्जेंसी करी। इसकी भी अलग से कहानी मेरी किताब में पूरा लिखा गया है, इसके वर्णन है। तो अब इंसर्जेंसी शुरू करी, कट इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो कट इंडिया तो 1000 कट्स नहीं होता है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आया, एक भी अटैक नहीं हुआ इंडियन मेनलैंड में। कश्मीर में तो होता रहा है, क्योंकि कश्मीर में अभी भी समर्थन है उनका। पहलगाम हुआ तो समर्थन तो लोकलों का था ना, हालांकि काफी अवाम जो है सड़कों पर भी निकली, लेकिन थे ना कुछ, उन्होंने मदद करी। तो पॉइंट इज दिस दैट जहां पर भी इंसर्जेंसी होती है, जहां पर भी ऐसा होता है, वहां पर ऐसा हमेशा होगा। और कश्मीरियों ने ही, अभी ये देखिए, पाकिस्तान ने ये जंग भी हारी, क्योंकि कश्मीरी जो है वो थक चुका है। इतना खून बहा है कश्मीर में कि वो थक चुका है, लेकिन दे वोंट लेट दैट मंकी ऑफ देयर बैक। वो जो बंदर है ना, उनकी बैक पर अभी भी खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी मौका था इंडिया का, लेकिन वो इंटरनेशनल का चक्कर था कुछ, वो हम बाद में बात करेंगे। तो वो बंकी अभी उनके शोल्डर पर बैठा हुआ है, देख रहा है ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन डर उतना नहीं है जितना पहले था, डर कम है। इसीलिए आगा रोला साहब जो है, आपने आकर कुछ बात करते हैं जो जिसमें थोड़ा सा तर्क तो है अभी। तो ये इशू है। और ये जब तक कश्मीरी, देखिए मैंने पहले से कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर कश्मीरी अवाम, और काफी सारा अवाम है ऐसा जो चाहती है कश्मीरी पंडित वापस आए, उन्होंने सबको मिलकर एक स्टेटमेंट देना चाहिए। ये जो हुई थी ना, ये जो इनकी बनी थी आपस में मुहिम, नहीं क्या कहते हैं, वो जो फारूक साहब ने बनाई थी, ऑल पार्टी, में नाम भूल गया उसका। गुपकार गैंग, नहीं गुपकार जो था, वहां पर गुपकार गैंग ने अगर एक रेजोल्यूशन पास किया होता ना कि जगमोहन रेस्पॉन्सिबल नहीं था इसके लिए, वो कश्मीरी ही रेस्पॉन्सिबल है, कल कश्मीरी पंडित जाएगा। जब ये बोलते ही नहीं है, आप अभी भी बोलते हो जगमोहन ने निकाला, कल कुछ हो जाएगा तो वो बोलोगे किसी और गवर्नर ने निकाला, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तो ये कहना कि कश्मीर हमारा, कश्मीरी पंटू का भी कम, ये बोलने की बात है, थ्योरी है। जिनको इतना नुकसान हुआ, कई जनरेशन हमारी मर गई, सब कुछ लुट गया उनसे, और आप फिर अभी भी 40 साल के बाद बोल रहे हैं कि जगमोहन ने हमें निकाला, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा हमें? ये पाकिस्तान, मैं तो ये पाकिस्तान, जब तक कश्मीरी अवाम पाकिस्तान को एक इस्लामिक फोर्ट समझेगा और उधर की तरफ देखता रह जाएगा इंस्पिरेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, रहबरी के लिए, तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। ये कश्मीरियों को फैसला करना है, मामला ठीक नहीं होगा। सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं? अब इस जो स्टेटमेंट ने दिया, क्लोजिंग क्या करना चाहिए राउत साहब? आपने तो बता दिया सारा कुछ। मैंने जो मैंने तो स्पेसिफिकली आगा साहब के बात का जवाब दिया, लेकिन मैं तब भी उम्मीद करता हूं कि आगा रूहुल्ला साहब जो है एक यंग लीडर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कई यंग लीडर देखे कश्मीर में, वो स्टार्ट तो ठीक करते हैं, लेकिन बाद में वो वही नैरेटिव में आ जाते हैं, या डर है पाकिस्तान का या क्या है। वो लीडर को नैरेटिव बदली करने में रोल अदा करना चाहिए, ये नहीं कि वो उसी नैरेटिव का हिस्सा बने जिसने कश्मीर में तबाही करी। लीडर तो वही होता है ना जो हटके बोले और फिर अवाम को कन्विंस करे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ठीक बोल रहा हूँ, ये आपकी बहबूदी के लिए है। मैंने 88 में मैं कश्मीर आया था, तो कैसे बातचीत करते, मैंने अपने कुछ मुस्लिम फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, जब आपके हाथ में गन आएगी ना, इतना खून बहेगा यहाँ पर कि आप तौबा करोगे। और ऐसा ही हुआ, जब पहले गन चली तो क्या होता, सर्दी के मौसम में पूरे विलेज को एक साथ कॉर्डन एंड सर्च में बिठाया जाता था, कितनी तकलीफ हुई उनको। क्या मिला फिर उसके बाद? इतने यंग लोग मर गए, क्या मिला? कब्रिस्तान पर
आपको पाकिस्तान में मिलता तो क्या मिलता वहां आपको, ये बताओ ना। क्या इस्लाम फल फूल नहीं रहा कश्मीर में? अब तो कंप्लीटली इस्लामाइज्ड है, अब तो एक काफिर भी नहीं रह रहा है वहां पर। सो आई थिंक, सही। मुझे लगता है कि टाइम आ गया है, कश्मीर की जो यंग जनरेशन है उनको सोचना चाहिए, उनका मुस्तकबिल कहाँ है, भविष्य कहाँ है, उनको क्या करना चाहिए, किस देश ने उनको बर्बाद करके रखा है, और क्या उस देश की अभी भी वो उसकी बातों का ध्यान देना चाहिए, उनको उनकी पैरवी करनी चाहिए। यही मैं कहना जी चाहता हूँ। जी जी। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सर ने बुक 2013 में लिखी है, कश्मीर इट इज अबॉरिजिन्स एंड देयर एक्सोडस, ये मैं ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने वो अटैच कर रखी है। आप वहां से अमेजोन से इसको खरीद सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और जैसा कि सर ने बोला कि जो कश्मीर की यूनिवर्सिटीज हैं, एटलीस्ट वहाँ की लाइब्रेरीज में इसको, इन बुक्स को जो कश्मीरी हिंदू ने अपने एक्सोडस में, कश्मीरी पंडितों ने एक्सोडस में लिखे हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए और दोनों चीजों का संज्ञान लेके अपने स्टेटमेंट्स आगे के बारे में सोचना समझना चाहिए। तो सर आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। सारे व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी करें। ज्वाइन का बटन दबा के हमें एज ए मेंबरशिप या आप सुपर चैट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। नमस्कार। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।